आज इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज हाल फिलहाल में ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो में किया गया है और ऐसे में इस साल या अगले साल आने वाले वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या एक से अधिक प्रश्नों की संभावना इस सब सेक्शन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हाल फिलहाल में ही कंडक्ट कराए गए एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, तो ये आपको लुशाने स्विट्जरलैंड में है। इस एक वीडियो को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चंस जो आपको ओलंपिक से संबंधित होंगे, हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सुगमता से आप कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ी ओलंपिक्स की। ओलंपिक गेम्स कितने सालों में होते हैं? तो 4 सालों में होते हैं और 2 तरीके के आपको ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है, एक समर ओलंपिक्स और एक विंटर ओलंपिक्स। ज्यादा मान्यता आपको समर ओलंपिक्स को प्रदान की गई है, राइट। विंटर ओलंपिक्स में आइस हॉकी, स्केटिंग जैसे गेम्स वगैरह का संचालन किया जाता है। सबसे पहले दुनिया भर में इस गेम्स का संचालन कहां पर किया जाता था? तो ग्रीस में किया जाता था और ओलंपिया, जो कि उनका एक माउंट ओलंपस माउंटेन है, उसी के इर्द गिर्द आपको जिन खेल आयोजन का संचालन किया जाता था उनको ओलंपिया कहा जाता था। और वहीं से ये नाम निकल करके आया है ओलंपिक, बिकॉज माउंट ओलंपस था, उससे ओलंपिया गेम का संचालन किया जाता था और मॉडर्न टाइम में उसी को हम आप ओलंपिक्स के तौर पर जानते हैं। किस देवता के सम्मान में ये इन खेलों का संचालन करवाया जाता था? तो उनके जो देवताओं के राजा हैं वो ज्यूस माने जाते हैं। जिस तरीके से भारतीय मिथोलॉजी में इंद्र को प्रतिष्ठा प्राप्त है, वैसे ही ग्रीक मिथोलॉजी में ज्यूस माने जाते हैं और ज्यूस के सम्मान में ही आपको इन गेम्स का आयोजन किया जाता था। माउंट ओलंपस ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसीलिए इसको होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता था और उसी के आपको घाटी प्रदेश में, उसी के आपको तराई प्रदेश में इन गेम्स का आयोजन किया जाता था। एक्चुअली में माउंट ओलंपस को जो भी कॉन्कर करने का प्रयास करता था उसकी बहुत संदेहप्रद परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए वहां के लोगों के बीच में ऐसी भ्रांति बैठ गई, ऐसा उनके मन में संदेह बैठ गया कि माउंट ओलंपस पर देवताओं का शासन है और जो भी वहां जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देवताओं को ही सेटिस्फाई करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए माउंट ओलंपस के आसपास उन्होंने ओलंपिया गेम्स का आयोजन करना शुरू किया। ठीक है, ये गेम परपेचुअली चलते आए हैं आपको तब तक जब तक रोमन साम्राज्य ने ग्रीक लोगों को कॉन्कर नहीं कर दिया। और चूंकि रोमन साम्राज्य के अपने खुद के गेम्स होते थे, बहुत बड़े बड़े एरिनाज स्टेडियम में वो लोग आदमियों की लड़ाई और आदमी की पशुओं से लड़ाई वगैरह देखना पसंद करते थे। ग्लैडिएटर जैसी मूवीज बनी हुई हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वहां से क्या हुआ कि ओलंपिक गेम्स अपना इंपॉर्टेंस खोता चला गया और धीरे धीरे पर्दे के पीछे चला गया। तो किनके कारण एंशिएंट टाइम के ओलंपिक गेम्स रुके हैं? तो इस कारण रुके बिकॉज रोमन सिविलाइजेशन ने ग्रीक सिविलाइजेशन को कॉन्कर किया, वहां पर स्लेव वगैरह बनाए और बहुत सारे उनके जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, खेल कूद से संबंधित मान्यताएं थी, उनको खत्म कर दिया गया। हर 4 सालों में इनका आयोजन होने के बावजूद 1916, 1940 और 1944 के ओलंपिक्स को कैंसिल करना पड़ा। 1914 से लेकर के 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। सिमिलरली 1939 से 1945 के बीच आपको दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये 3 आपको ओलंपिक कैंसिल करने पड़े हैं। 1916 का प्रथम विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 1944 का द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। लार्ज स्केल बाइकॉट्स देखने को मिले हैं 1980 और 1984 के ओलंपिक्स में कोल्ड वार के कारण। कोल्ड वार एक आपको सैद्धांतिक युद्ध था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया पर अपने सिद्धांतों को थोपने के लिए एक वैचारिक युद्ध लड़ा गया अमेरिका और आपको रशिया के बीच। उस समय उसको यूएसएसआर कहा जाता था।
और दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि 1980 और 84 में आपको कोल्ड वॉर के कारण आपको बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत कम, अकेले आप रेस में दौड़ जाइए, आप ही अकेले जीत रहे होंगे। तो 1980 और 84 के आपको जो ओलंपिक्स हैं उनको भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोल्ड वॉर जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक दूसरे के खिलाफ यूएसए और यूएसएसआर ने प्रोपेगेंडास फैलाए, न कि कभी वास्तविक युद्ध हुआ। 1962 का क्यूबा क्राइसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, जब ऑलमोस्ट दोनों देश एक दूसरे से लड़ने वाले थे, बट समहाउ चीजें हॉटलाइन वगैरह एस्टैब्लिश करके सॉर्ट आउट कर ली गई। इसके अतिरिक्त 2020 में ये ओलंपिक्स होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के कारण इनको फर्दर 2021 में एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अतिरिक्त ओलंपिक पर बहुत सारे आपको आरोप भी लगते हैं, जैसे बाइकट्स के, डोपिंग के, ब्राइबरी के, और सबसे प्रमुख जो इनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट की तरह से है ओलंपिक आयोजन के ऊपर, वो टेररिस्ट अटैक 1972 का। 1972 का जो म्यूनिक ओलंपिक्स थे, उस समय आपको जो पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जिनका नाम आपको ब्लैक सितंबर था, उन्होंने 9 आपको इजरायली ओलंपिक टीम को मेंबर्स को होस्टेज बना लिया। एक होस्टेज सिचुएशन आ गई। मोसाद वगैरह के तरफ से बहुत सारी आपको इससे संबंधित एक्टिविटीज का संचालन किया गया। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल वालों की, उसको मोसाद कहते हैं। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि 1972 के जो म्यूनिक ओलंपिक थे वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि आपको इजराइल की टीम के ऊपर कब हमला किया गया, राइट? तो 1972 में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस इवेंट में शामिल जितने भी आपको टेररिस्ट थे, उनको मोसाद ने ढूंढ ढूंढ करके मारा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में इस आपको टेरर एक्टिविटी से संबंधित जितने भी लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर रोमन सिविलाइजेशन ने इन गेम्स को खत्म कर दिया, तो फिर मॉडर्न डेज में ये गेम हमारी आंखों के सामने कैसे हो रहे हैं? तो इनका प्रारंभ माना जाता है जब आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, और ग्रीक लोग किससे आजादी प्राप्त करना चाहते थे? ऑटोमन एम्पायर से। और जब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू होता है, तो अपनी ग्लोरी को फिर से जिंदा करने के लिए हर आदमी अपने इतिहास के तरफ देखता है। जब उसको इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना, बीट इंडियंस ऑल्सो, जैसे आजादी के समय में बहुत सारे लोगों ने इस चीज से भी प्रेरणा ग्रहण की कि हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर के तमाम हमारे देवी देवता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आपको आर्यन सिविलाइजेशन, दुनिया की पहली लिखी हुई किताब ऋग्वेदा। तो ठीक वैसे ही ग्रीक लोगों ने भी इंस्पिरेशन लिया कि कभी दुनिया में हम भी सबसे अच्छे लोगों में से थे, अच्छी सिविलाइजेशंस में से थे, सबसे अच्छे वॉरियर्स हमारे स्पार्टा के माने जाते थे, और ऑटोमन एम्पायर ने हमारे ऊपर कॉन्कर कर लिया। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली आपको तुर्की से रूल करता था। अब इस मूवमेंट को भी, मॉडर्न गेम्स को स्टार्ट करने के मूवमेंट को भी किस एक पर्टिकुलर आदमी ने हवा दी, किस एक आदमी ने बहुत बढ़ चढ़ करके इसको एक आंदोलन का रूप दिया। वो आदमी था पेनागियोटिस साउथशॉस। ये आदमी एक न्यूज़पेपर एडिटर थे, जिन्होंने एक पोएम लिखी, डायलॉग ऑफ द डेड, यानी कि मुर्दों का संवाद, कि हम लोगों ने अपने सिविलाइजेशन को भूल करके हम लोग मुर्दों के सदृश हो रखे हैं, और अगर फिर से हम लोगों को अपनी ग्लोरी को रिक्लेम करना है, तो फिर से उसके लिए एक प्रतीकात्मक रूप से हमको ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त ये भी जानिए कि बैरोन पियारे डी, ये इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया 1894 में, और वहीं से आगे जाकर के 2 सालों में ही एथेंस में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स गेम का आयोजन किया गया 1896 में। बैरोन पियोरे डी
काउबर्टीन, ये आपको फ्रांस के थे। डी वगैरह नाम कहीं पर भी लग जाए ना, जैसे फ्रांस डी टूर, वहां की एक साइकिलिंग कंपटीशन होता है, तो डी नाम से हमको आपको समझना चाहिए कि आदमी फ्रांसिस रहे होंगे। इसीलिए इनको फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है, और इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। इन्हीं के दिमाग में आता है कि फिर से ओलंपिक गेम्स का आयोजन करना चाहिए। और एग्जाम्स में पूछते हैं कि पहले मॉडर्न गेम्स कब से शुरू हुए हैं, तो आपको एथेंस 1896 से शुरू हुए हैं। हेडक्वार्टर्स कहां पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो लौशाने स्विट्जरलैंड में है। इस जगह को भी चूज करने के पीछे आपको बैरोन पियोरे डी का ही हाथ है। 1915 में आपको लौशाने स्विट्जरलैंड में ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर चुना गया। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दोनों का आयोजन किया जाता है। तो एग्जाम्स में पूछते हैं कि पहले विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कब किया गया, तो 1924 में सबसे पहली बार चैमोनिक्स फ्रांस में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंटर ओलंपिक्स में फिगर स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, स्काइंग, आइस हॉकी ऐसे गेम्स का आयोजन किया जाता है। पैरा ओलंपिक्स गेम्स, बिकॉज जो डिफरेंटली एबल्ड आदमी हैं वो ओलंपिक में कैसे पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वेरियस गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि डिफरेंटली एबल्ड आदमियों को गवर्नमेंट जॉब्स या सोशल स्कीम्स में सर्टेन रिजर्वेशन प्रदान करती है। तो वैसे ही ओलंपिक्स में भी इस बात की चर्चा हुई कि कैसे जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको ओलंपिक्स का हिस्सा बनाया जाए। पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने आपको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और जो अपने आप में आपको एक डिफरेंटली एबल्ड आदमी थे, तो वो जॉर्ज ईशर थे, जिनका एक पांव आपको नकली था, बावजूद इसके उन्होंने 1904 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। इसके अतिरिक्त वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज के तौर पर हंगरी के कैरोली टैकेस ने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और 4-4 गोल्ड मेडल्स जीते। अपने आप में जो कैरोली की कहानी है दुनिया की सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरीज में से एक है, और अगर हम लोगों को किसी भी फील्ड में इंस्पिरेशन चाहिए तो एक बार इस आदमी की विजय गाथा या संघर्ष गाथा से रूबरू होना चाहिए। जो पहले पैरालंपिक्स गेम्स थे ऑफिशियली उनको रोम इटली में 1960 में ऑर्गेनाइज करवाया गया, बिकॉज 1948 और 52 के ओलंपिक्स में एक आपको पैरालाइज्ड अपने दाएं हाथ से डिफरेंटली एबल्ड आदमी, कैरोली ने दुनिया को दिखाया कि एक डिफरेंटली एबल्ड आदमी का निशाना दोनों हाथों वाले आदमियों के निशाने से भी फार बेटर हो सकता है। और कैरोली को इस चीज का श्रेय दिया जाता है कि अलग से एक पैरालंपिक्स गेम्स का आपको आयोजन किया गया। पहली बार कहां पर, तो रोम इटली में, एंड विच वाज द एग्जैक्ट ईयर, तो इट वाज 1960। पैरा ओलंपिक्स का अलग से एक आपको मोटो होता है, एक उनका स्लोगन होता है जिसका मतलब होता है स्पिरिट इन मोशन, कि ठीक है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन से कोई आदमी डिफरेंटली एबल्ड हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिरिट, उसका जो जज्बा है, उसकी जो आत्मा है वो हमेशा गतिमान रहती है। सो दैट्स वाई इसका स्लोगन भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पे आप कैरोली को देख सकते हैं, एंड एक्चुअली में ये राइट हैंड अपना इस्तेमाल में लाते थे, आर्मी वगैरह से जुड़े हुए थे, और उस समय दुनिया के सबसे अच्छे ये शूटर्स में से गिने जाते थे। लोगों के बीच ये मजबूत विश्वास था इनके देशवासियों के बीच कि ये आदमी ओलंपिक्स में मेडल्स वगैरह लेकर के आएगा। बट दुर्भाग्यवश ये दाएं हाथ से शूट करते थे और इनका दायां हाथ एक विस्फोट में कंप्लीटली क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब लोगों को लगता है कि इस आदमी का सपना टूट गया और ये भी वॉलंटरी आपको रिटायरमेंट ले लेते हैं सेना से। और कुछ समय के बाद जब ओलंपिक्स के लिए ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे तो कैरोली फिर से आपको उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे। इनके जितने मित्र थे जो ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे वो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि कैरोली हमको जो है सो कि आपको मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, चीयर करने के लिए आया हुआ है,
और ये होती है सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप, ये बताते हुए लोग उनसे मिलते हैं। बट कैरोली सिंपली बोलते हैं कि मैं भी तुम लोगों की तरफ पार्टिसिपेट करने आया हूं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि तुम्हारा तो दायां हाथ चला गया है, बायां हाथ तुम इस्तेमाल में नहीं लाते थे। और कैरोली बताते हैं कि मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ही इसलिए लिया ताकि मैं अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से ज्यादा सक्षम बना सकूं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इनके गोल्डन बहुत सारा समय नष्ट होता है, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा था कि 1940 और 1944 के ओलंपिक्स नहीं हो पाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। और बावजूद इसके ये आदमी 1948 और 52 के ओलंपिक्स में 4-4 शूटिंग में गोल्ड मेडल्स हासिल करते हैं। ठीक है, तो इनसे हम आप सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि कितनी कॉस्टिंग होती है इस गेम्स की। तो ऑक्सफोर्ड ने एक बार ओलंपिक्स को स्टडी किया है 2016 में, और उन्होंने बताया है कि सिंस 1960 आपको ऑन एन एवरेज बेसिस 5.2 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आता है एक आपको समर ओलंपिक्स के आयोजन पर, और विंटर ओलंपिक्स के आयोजन पर 3.1 बिलियन आपको यूएस डॉलर का खर्च आता है। समर ओलंपिक्स में खर्च इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज इसमें गेम्स भी ज्यादा होते हैं। विंटर ओलंपिक्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली आपको आइस से संबंधित है, राइट, और वो उन्हीं जगहों पर इन गेम्स का आयोजन किया जाता है जहां नेचुरली बर्फ वगैरह जम रही हो। इसके अतिरिक्त जो आपको समर ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वही बहुत हद तक विंटर ओलंपिक्स के लिए भी इस्तेमाल में ले लिया जाता है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको कॉस्टिंग वगैरह कम होती है। आज तक का सबसे एक्सपेंसिव समर गेम्स माना जाता है बीजिंग ओलंपिक 2008 का, जिसकी लागत 40 से 44 यूएस डॉलर आपको बिलियंस में बताई गई थी। और इसी बड़े खर्च के कारण आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि 2016 के रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक्स का विरोध वहां की स्थानीय जनता ही कर रही थी। वहां पर इन्फ्लेशन बहुत फैला हुआ था 2016 के इर्द गिर्द, उनकी अर्थव्यवस्था कंगाल हो रखी थी और लोग बोल रहे थे कि ऐसे एडवर्स कंडीशंस में इतने महंगे गेम्स का आयोजन करवाने की क्या जरूरत है। तो 2016 का विरोध किया जा रहा था कॉस्टिंग वगैरह को लेके। अब बात करते हैं ओलंपिक्स के सिंबल की। ओलंपिक का जो सिंबल होता है उसमें 5 आपको इंटरवाइंड रिंग्ड होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड 5 रिंग होती हैं, और ये पांचों रिंग्स अपने आप में 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्लैक से, बिकॉज वहां के लोगों के जो स्किन का कलर होता है वो ब्लैक मोर और लेस। अमेरिकन्स, रेड इंडियंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेड इंडियंस आपको लोग कहां पाए जाते हैं, तो अमेरिकाज में पाए जाते हैं। और दोनों ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को रेड आपको रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। एशिया में जो मंगोलाइड लोग होते हैं वो आपको येलो कलर के होते हैं और उनकी संख्या पूरे आपको एशिया में सबसे ज्यादा है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि एशिया को रिप्रेजेंट किया गया है येलो से। यूरोप में चूंकि जो भी मिडिल ऑफ द यूरोप है वहां के लोग अपने को, जर्मनी वगैरह के लोग अपने को प्योर आर्यन रेस के मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारी आंखों का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इन लोगों को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। और ओशेनिया दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया, उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। एक सबसे बड़ा रीजन जिसके कारण इन्हीं 5 कलर्स को चुना गया है दैट इज कि हर देश के राष्ट्रीय झंडे में इन 5 रंगों में से कम एक रंग जरूर है। दुनिया में जो भी अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब कंट्रीज हैं उनमें से कोई ऐसा सिंगल कंट्री नहीं है जिसके झंडे में इन कलर्स में से कम एक कलर का इस्तेमाल न किया गया हो। ओलंपिक का मोटो भी प्रपोज किया गया है पियरे डी कॉबर्टीन के द्वारा ही 1894 में ही। हाउएवर इसको 1924 में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? ये आपको एक लैटिन फ्रेज है जिसका जो है आपको सीटियस, एल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक है।
ओलंपिक का मैस्कट, मैस्कट को हिंदी में शुभंकर बोलते हैं। लोगो समझा जा सकता है एक ऐसा छोटा सा इमेज जिसके थ्रू आप उस पूरे आइडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ओलंपिक का जो मैस्कट होता है यूजुअली एक एनिमल या ह्यूमन फिगर होता है जो वहां के लोकल कल्चरल हेरिटेज को दिखा रहा हो। और किस एग्जैक्ट ओलंपिक से इनको चुना गया है, तो 1968 के ओलंपिक से आपको ओलंपिक मैस्कट को चुना गया है। कार्टून आपको मिराइटोवा ऑफिशियल मैस्कट है टोक्यो ओलंपिक्स का, और सोमिटी ऑफिशियल मैस्कट होंगी आपको समर पैरा ओलंपिक्स 2020 की। ठीक है, मिराइटोवा है आपको टोक्यो ओलंपिक्स के, और जो आपको पैरा ओलंपिक्स होंगे समर के, उनके लिए सोमिटी। इस ओलंपिक्स की थीम क्या थी, तो थीम थी वर्ल्ड वी फेयर। ठीक है, बिकॉज जानबूझ करके ये कोविड सिचुएशन के बाद इस थीम को चुना गया है कि एक पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है, बावजूद इसके वर्ल्ड वी शेयर, इसी दुनिया में हमको आपको रहना है। तो जिस तरीके से ओलंपिक्स में लोग साथ में कोऑपरेट करते हैं, वैसे ही हमको आपको भी मिलजुल करके रहना चाहिए। जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज थी उसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड, कि तमाम एडवर्सिटीज के बावजूद, आपको कोविड सिचुएशन के बावजूद दुनिया फिर से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ ओलंपिक्स गेम्स, कोई कोई ओलंपिक गेम्स कहां आयोजित किए गए हैं, किसी किसी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो 1896 जरूर याद रखिए, एथेंस से शुरुआत हुई है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। 1900 की आपको पेरिस में था, जो दुनिया की फैशन कैपिटल भी कही जाती है, फ्रांस में, और यहीं से महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन वगैरह इनिशियल लेवल पर दिया गया। 1916, 1940, 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल हुए हैं, और 2000 के बाद से जो 21st सेंचुरी है, इसमें सारे के सारे ओलंपिक गेम्स का आयोजन आपको पता होना चाहिए। 2000 के ओलंपिक्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, 2004 के एथेंस में हुए हैं, ग्रीस में ही। 2008 जो कि अभी तक के सबसे महंगे ओलंपिक्स माने जाते हैं, बीजिंग चाइना में हुए हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक्स थे, जिसमें भारत ने दूसरा सबसे बेटर परफॉर्मेंस, जैसे इस बार सबको पता होगा कि 7 मेडल्स इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, इसके पहले आपको 2012 मेडल आपको लंदन ओलंपिक्स में जीते गए थे। 2016 हम लोगों ने देखा ही कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जिसका विरोध वहां की स्थानीय जनता कर रही थी। 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान में हुए हैं, और एक साल इनको पोस्टपोन्ड किया गया 2021 में, आपको कोविड सिचुएशन के कारण। हाउएवर नाम इन गेम्स का ऑफिशियल जो है वो अभी भी टोक्यो 2020 ही है, और अगले ओलंपिक फिर से आपको पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ फैक्चुअल बातें जो एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती हैं। अभी तक 28 समर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है, और ये आपको 23 सिटीज में हुई हैं, और 23 विंटर ओलंपिक्स का आयोजन आपको 20 सिटीज में हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक सर्वाधिक 8 ओलंपिक्स का आयोजन करवाया है, और उसके बाद आपको फ्रांस में 5 ओलंपिक्स हुए हैं, और जापान में इस वाले ओलंपिक्स को मिलाकर के 4 ओलंपिक्स हुए हैं। अभी तक आपको 32 बार ओलंपिक्स का आयोजन यूरोप में हुआ है, अमेरिकाज में आपको 14 बार, 7 बार एशिया में, और 2 बार ओशेनिया में। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 32-14 की कहानी कह रहे हैं, तो इसमें समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स इंक्लूडेड हैं। दैट मीन्स कि एक लौता कॉन्टिनेंट जहां अभी तक कोई ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं किया गया है, वो आपको कौन सा है, तो अफ्रीका है। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत रुचि भी नहीं लेते हैं, लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आते हैं, राइट। सो दैट्स वाई, चूंकि ओलंपिक के आयोजन में हमने देखा कि लंबा चौड़ा जो है सो कि आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और किसी देश ने अभी तक इसमें बहुत विशेष रुचि नहीं ली है। 2010 के में सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा सिटी बनता है जो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करता है, और कोई आपको यूजुअल ओलंपिक नहीं बल्कि यूथ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका का पहला ऐसा सिटी बनता है जिसने 2016 के ओलंपिक्स का आयोजन करवाया।
2026 के जो समर यूथ ओलंपिक्स होंगे वो डकार में होंगे एंड इसी के साथ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ओलंपिक गेम्स का आयोजन शुरू होगा। अभी तक अफ्रीका में कोई भी आपको फॉर्मल ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है और 2026 का भी जो ओलंपिक है वो यूथ ओलंपिक है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग मैप में कि अफ्रीका में कोई भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है और यूरोप भरा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो टोक्यो ओलंपिक है ये 32वां एडिशन है और इसका आयोजन आपको 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच किया गया। 32वां इसलिए बिकॉज जो कैंसल्ड ओलंपिक्स हैं उनको भी हम आप कंसीडर कर लेते हैं ओलंपिक के तौर पर, उनमें भी बहुत लीस्ट पार्टिसिपेशन हुआ था, राइट। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आपको उनको भी गिन लिया जाता है। डेट पूछ देंगे कि कब से कब तक आयोजन हुआ, तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक। इसके अतिरिक्त जापान में कितनी बार आज तक ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है, तो ये चौथे ओलंपिक्स थे। इसके पहले आपको टोक्यो ओलंपिक 1964 में हुए हैं, सेपेरो 1972 में विंटर ओलंपिक्स हुए हैं और नागानो 1998 के विंटर ओलंपिक्स हुए हैं। इस तरीके से टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर बनता है जहां पर 2 आपको समर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। इस बार के ओलंपिक्स में 4 नए गेमों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। कराटे पहली बार आए, स्केट बोर्डिंग आई, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आई, ये पकड़ करके सरफेस को पकड़ करके दीवारों को पकड़ करके ऊपर चढ़ना होता है, और सर्फिंग आई। इसके साथ ही 2 ऐसे गेम्स जो अमेरिका को सूट करते हैं वो फिर से आपको री इंट्रोड्यूस किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वो बेसबॉल है और सॉफ्टबॉल है। बेसबॉल की आपको 13 सालों के बाद वापसी हो रही है। सबसे यंगेस्ट कौन सी रही हुई है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हो, तो जापान की एक 12 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं कोकोना हिराकी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, राइट। इसके अतिरिक्त 62 साल के ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू हॉ हैं जो कि घुड़सवारी करते हैं, इक्वेस्ट्रियन राइडर हैं, घुड़सवारी करते हैं। ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल वगैरह जीता। ट्रांसजेंडर न्यूजीलैंड की लॉरेल हॉबर्ट काफी चर्चा में रही हुई हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये विवादों में इसलिए रही बिकॉज ट्रांसजेंडर होने के कारण ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि इनके पास महिलाओं से ज्यादा दमखम होगा तो कितना ये फेयर होगा कि इनको वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के साथ पार्टिसिपेट करने दिया जाए। कहाँ की हैं ट्रांसजेंडर, तो न्यूजीलैंड की हैं और इनका नाम क्या है, तो लॉरेल हॉबर्ट है। ट्रांसजेंडर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीनिया के इलियोड किपोर्चे, इन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा है और जो दूसरी बार इन्होंने आपको मैराथन में गोल्ड वगैरह जीता है। मैराथन में आपको कीनिया कंट्री बहुत अच्छा करती है महिलाओं के वर्ग में भी, और ये लीजेंड धावक माने जाते हैं इलियोड किपोर्चे। ठीक है, कहाँ के हैं, तो कीनिया के हैं और पिछले ओलंपिक में भी मैराथन गोल्ड इन्हीं के पास था, इस बार भी इन्हीं के पास है। टैली की अगर बात की जाए कि ओलंपिक में कौन पहले नंबर पर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिल्वर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉन्ज, तीनों ही सूचियों में अमेरिका नंबर 1 पर रहा है। ओवरऑल इसने 113 मेडल्स जीते हैं। चाइना नंबर 2 पर रहा है, 3 नंबर पर जापान है, चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन है। और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो इंडिया टॉप 50 में जगह बनाया है, 48 नंबर पर हम आप हैं, राइट। 1 गोल्ड आया है, 2 सिल्वर आया है और 4 आपको ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। अच्छा, तीसरे और चौथे को अगर आप गौर से देखें तो ग्रेट ब्रिटेन के पास नंबर ऑफ मेडल्स ज्यादा हैं, बावजूद ये आपको जापान तीसरे नंबर पर है। जापान के पास 58 मेडल्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन के पास 65 हैं, बावजूद इसके जापान तीसरे नंबर पर है बिकॉज पोजीशनिंग दी जाती है आपको गोल्ड मेडल के हिसाब से और जापान के पास गोल्ड मेडल्स ज्यादा हैं। यहां यह भी जानना रुचिकर होगा कि जो गोल्ड मेडल भी दिया जाता है वो भी कोई सोने का बना हुआ नहीं होता है, उसमें भी एलॉय वगैरह होता है, सिल्वर वगैरह होता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में।
तो एक बहुत बड़ा हम लोगों ने 119 स्पोर्ट्स पर्सन का एक ग्रुप भेजा था। टोटल मेडल्स कितने आए हैं, तो हमारे पास 7 मेडल्स आए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। फ्लैग बेयरर, जो झंडा हमारा लेकर के ओपनिंग सेरेमनी में कौन लोग उतरे हैं, तो एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं, राइट, वो दुर्भाग्यवश वो हार गई। और इंडिया के जो मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इन दोनों को फ्लैग बेयरर होने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया को आपको क्लोजिंग सेरेमनी में भारत का झंडा उठाने का गौरव मिला। ठीक है, जो 7 मेडल्स इंडिया के पास आए हैं, इसमें से पहला मेडल आपका मीराबाई चानो का है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। राज्य अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं, तो ये मणिपुर से संबंधित हैं और वहां की किस जनजाति से संबंधित हैं, तो ये आपको मेती जनजाति से संबंधित है। कौन से गेम में इन्होंने अपना जलवा दिखाया, तो वेट लिफ्टिंग में 49 केजी आपको ग्रुप में इन्होंने सिल्वर जीता। स्टेट भी हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज आपको स्टेट्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये पहली भारतीय हुई जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीता। ठीक है, दूसरे नंबर पर दूसरा मेडल भारत के पास लवलीना लेकर के आई हैं। ये आपको बॉक्सिंग करती हैं और असम राज्य से संबंधित है। तीसरा मेडल भारत ने पीवी सिंधु के रूप में जीता, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। बैडमिंटन से संबंधित हैं साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, सबको पता है। और किस राज्य से ये आती हैं, तो आंध्र प्रदेश से आती हैं, राइट। इन्हीं के बारे में आ रहा था कि जब इन्होंने मेडल जीता तो बहुत सारे लोग इनकी जाति वगैरह सर्च करने का प्रयास कर रहे थे, गूगल सर्च कर रहे थे, जो कि अपने आप में बहुत नकारात्मक चीज है। सारे इंडियंस के ही ये मेडल हैं, किसी की जाति वगैरह नहीं आपको सर्च करना चाहिए, राइट। और आंध्र प्रदेश जो इनका स्टेट भी हम बता रहे हैं, या मणिपुर स्टेट भी बताएं, उसका मेरा मकसद बस यही है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस राज्य से आती हैं। तो सबसे पहले इंडिया को ध्यान में रखिए और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन लेती है। चौथा मेडल इंडिया के पास हॉकी में आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। इस बार गोल्ड की भी उम्मीद थी भारतीय पुरुष हॉकी से भी, महिला हॉकी से भी। महिला हॉकी समहाउ एक मेडल चूक गई, लेकिन 1980 के बाद आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। 41 सालों के बाद आपको मेडल वगैरह मिला। पांचवा रवि दाहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फ्री स्टाइल, आपको ये कुश्ती करते हैं। कुश्ती 2 तरीके से ओलंपिक्स में होता है, एक आपको ग्रीक रोमन स्टाइल, दूसरा फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में ये इन्होंने आपको सिल्वर वगैरह जीता है। और किस राज्य से ये आते हैं, तो राज्य इनका हरियाणा है, सोनीपत है। हरियाणा बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करता है रेसलिंग जैसे गेम्स वगैरह। फिर बजरंग पुनिया जीते, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, रेसलिंग में ही जीता, ये भी आपको हरियाणा से ही संबंधित है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ग्लोरीफाइंग नाम, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। जेवलिंग थ्रो में इन्होंने बेस्ट अटेम्प्ट अपना कितना दिया है, तो 87.58 मीटर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और आपको ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो कि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का एक जिला है। गोल्ड इन्होंने जब जीता तो ट्रेंड करने लगी हैं ये पंक्तियां, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेक जहां तक भाला जाए। तो ये लाइंस किन की हैं, ये वाहिद अली वाहिद की लाइंस हैं, राइट। ये भी ध्यान में रखेंगे, बिकॉज गोल्ड मेडल कोई भी आदमी जीत करके ला रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ये इंपॉर्टेंट खबर है। और इनको ग्लोरीफाई करने के लिए हर जगह सोशल मीडिया पर यही पंक्तियां चली हैं, जो कि वाहिद अली वाहिद की पंक्तियां हैं। लास्ट टाइम यूपी पीसीएस ने ऐसा ही एक अजीम साहेब को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त आज तक इंडिया ने ओलंपिक में कैसा परफॉर्म किया है, इसको भी जाते जाते देख लेते हैं। भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन रिचर्ड साहब ने 2 मेडल्स जीते, दोनों सिल्वर थे और एथलेटिक्स में थे। इस तरीके से 1900 के ओलंपिक में 2 मेडल्स जीत करके भारत ऐसा पहला एशियन कंट्री बनता है जिसने ओलंपिक मेडल जीता।
भारत ने आज तक 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरीके से टोटल मेडल्स हमारे पास 35 हैं और इन 10 गोल्ड मेडल्स में से भी 8 आपको केवल हॉकी के मेडल्स हैं। इसके अतिरिक्त जानिए कि इंडिया का ओलंपिक का मूवमेंट कैसा रहा हुआ है। तो भारत में आपको जो दाराबजी टाटा है, डी टाटा है, इनको फादर ऑफ द इंडियन ओलंपिक मूवमेंट कहा जाता है। और मोइनुल हक जो कि बिहार स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के एक बड़े मुस्लिम लीडर थे, राइट। तो इन दोनों के प्रयासों से भारत रेगुलर बेसिस पर पार्टिसिपेट कर पाता है और शुरू में फंडिंग वगैरह की व्यवस्था भी आपको डी टाटा ने ही की थी। 1923 में एक प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई जाती है और 1924 में ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है ताकि यही बेटर परफॉर्म करने वाले लोगों को ओलंपिक्स में भेजा जाए और इस तरीके से आगे जाकर के ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स ही नेशनल गेम्स में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो अभी नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है, राइट, ये कभी ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स से ही निकला है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, 1923 ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी और 1924 ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। भारत की हॉकी का दबदबा रहा हुआ है और अभी भी ऐसा बोला जाता है कि अगर कृत्रिम घास दैट इज टर्फ पे नहीं खेलना हो और खाली पांव भारतीयों को अगर अलाउ कर दिया जाए तो एशियन टीमें आपको बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी, अर्जेंटीना जैसी टीमों से फार बेटर परफॉर्म करेंगी। 1928 से 36 के बीच में 3 लगातार गोल्ड इंडिया जीतता है। मेजर ध्यानचंद के समय की एक कहानी है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनके बारे में सारे लीजेंड हमको आपको पता है कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे उनका हॉकी स्टिक भी जांच किया जाता था, बिकॉज उनके बारे में भ्रांति फैली हुई थी कि कुछ अलग ये आपको हॉकी स्टिक इस्तेमाल में लाते हैं, मैग्नेट वगैरह लगा हुआ है जिससे बॉल चिपक जाता है। 1936 के समर ओलंपिक में इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराया है, जो कि लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ द विक्ट्री है किसी भी ओलंपिक फाइनल में। और हिटलर वाज सो इंस्पायर्ड विथ योर मेजर ध्यानचंद कि उन्होंने इमीडिएटली सिटीजनशिप वगैरह ऑफर किया और एटलीस्ट बोला कि आप मेरी टीम को कोचिंग दो। मेजर ध्यानचंद पोलाइटली डिनाई कर देते हैं कि मेरी सिखाई हुई जर्मनी की कोई टीम इंडिया को हरा देगी तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। इंडिया का हॉकी में ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा हुआ है। 10 के 10 ओलंपिक्स गोल्ड में से 8 केवल हमको आपको यहीं मिले हैं। लास्ट टाइम पे इंडिया कब बेटर परफॉर्म किया था इसके पहले, तो 8वां हमारा गोल्ड मिला था 1980 के समर ओलंपिक्स में। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि 41 सालों के बाद हम लोग एक ओलंपिक में हॉकी के फील्ड में मेडल वगैरह जीते हैं। 1996 के समर ओलंपिक जो एटलांटा में हुए थे, वहां पे लिएंडर पेस ने आपको ब्रॉन्ज मेडल जीता था टेनिस में और 16 सालों का उन्होंने अकाल खत्म किया था, जो कि आपको मेडल्स का था। 1980 के बाद 1996 में लिएंडर पेस जीते और पहले इंडिविजुअल मेडलिस्ट भी बने हैं वो, जो कि 1952 के बाद उन्होंने मेडल जीता हो। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1952 में कौन सा वो आदमी था जो कि एक मेडल जीता था। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में आपको कर्णा मल्लेश्वरी ने आपको वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसको ध्यान में रखेंगे। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय महिला ओलंपिक्स वगैरह में भारत के लिए मेडल लेकर के आई हो। 2004 के जो ओलंपिक्स थे उसमें आपको राजवर्धन सिंह राठौर ने आपको शूटिंग वगैरह में सिल्वर जीता। 2008 के ओलंपिक में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3 मेडल्स जीते, राइट। अभिनव बिंद्रा साहेब ने गोल्ड जीता, पहला इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया के पास अभिनव बिंद्रा के तौर पर आया है और इन्होंने भारत को 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जितवाया। इसके अतिरिक्त विजेंदर सिंह जो है सो कि वो आपको बॉक्सिंग में जीतते हैं, अभी ये प्रोफेशनल बॉक्सर हो गए हैं। सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ओलंपिक्स वगैरह में इनको पार्टिसिपेट करने नहीं मिलता है। जो भी वो खतरनाक वाली बॉक्सिंग की फाइट्स होती हैं उसमें एक बार अगर आपने अपने को नामांकित करवा लिया तो आप ओलंपिक्स वगैरह नहीं खेल सकते हैं। और सुशील कुमार जो कि अभी गलत कारणों से सुर्खियों में हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। 2012 के ओलंपिक में सुशील कुमार फिर से एक सिल्वर लेकर के आते हैं।
विजय कुमार आपको 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में सिल्वर लेके आते हैं। गगन नारंग आपको ब्रॉन्ज लाते हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। साइना नेहवाल और मैरी कॉम हमको आपको पता ही है कि रेस्पेक्टिवली ये बैडमिंटन और बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और योगेश्वर दत्त आपको ब्रॉन्ज मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग में लेकर के आते हैं। 2012 के इवेंट में टोटल 6 मेडल्स आए थे, जो उस समय तक का भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था, जिसको 2020 ओलंपिक्स में हम लोगों ने तोड़ दिया। 2016 में हमारे पास केवल 2 ओलंपिक मेडल आए, जिसके लिए कई बार नरेंद्र भाई मोदी को भी क्रिटिसाइज किया गया, जो कि कंप्लीटली अनफेयर था। स्पोर्ट्स पर्सन ही तो जाकर के परफॉर्म करते हैं ना। हाँ, सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करें। 2016 में 2 ही मेडल्स आए। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीत करके आई और साक्षी मलिक आपको रेसलिंग में जीत करके आई। अब कमेंट में आप हमको बताएंगे कि वार ओलंपिक्स किन गेम्स को कहा जाता है और इनका हाल फिलहाल में आयोजन कहां होने वाला है। ठीक है, तो ये ओलंपिक से संबंधित कुछ खबरें थी, जो आपको, अगर इस वीडियो को आपने एक से अधिक बार देख लिया तो आपके ओलंपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हैव अ गुड डे।